हेलो बच्चों, आइए हम लोग पढ़ते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक है क्यों, या भू चुंबक तत्व क्या है। क्लास 12 का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मैग्नेटिक चैप्टर का। आइए इसको हम लोग पढ़ते हैं कि भू चुंबक तत्व क्या है या पृथ्वी एक चुंबक क्यों है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये पृथ्वी चुंबक क्यों है, चुंबक की तरह व्यवहार क्यों करता है चुंबक पृथ्वी। क्योंकि आप किसी भी चुंबक को जब स्वतंत्रतापूर्वक लटकाते हो तो इसका ध्रुव हमेशा कहाँ ठहरता है, उत्तर और दक्षिण दिशाओं में ही ठहरता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि पृथ्वी का ध्रुव हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में ठहरता है, क्या कारण है। आइए इसी को देखते हैं। इसका यही कारण है कि पृथ्वी एक चुंबक है। हम अब इसमें ये समझेंगे कि आखिर ये पृथ्वी जो है चुंबक क्यों है, इसके विचार में हम अध्ययन करते हैं कि पृथ्वी चुंबक क्यों है। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक क्यों है। तो सबसे पहले हम ये पढ़ लेते हैं कि भू चुंबक त्वरण क्या है। तो देखिए, पृथ्वी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय गुणों का अध्ययन करना ही भू चुंबक तत्व कहलाता है। भू चुंबक तत्व क्या है, तो पृथ्वी द्वारा उत्पन्न चुंबकीय गुणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भू चुंबक तत्व कहलाता है। आइए अब समझते हैं कि पृथ्वी चुंबक क्यों है, इसके कौन से ऐसे कारक हैं जो सिद्ध कर सकते हैं कि पृथ्वी एक चुंबक है। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखते हैं कि पृथ्वी को चुंबक सिद्ध करने वाले कौन ऐसे कारक हैं जो पृथ्वी को चुंबक सिद्ध करते हैं, उन्हीं कारकों के बारे में हम पढ़ते हैं। जिससे आप देखिएगा, अब देखिए, जब हम किसी भी चुंबक को स्वतंत्रता पूर्वक से लटका देते हैं तो उसका ध्रुव हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में ही ठहरता है। जैसे मेरे पास मान लीजिए एक ये अभी अगर ये चुंबक होता, अगर मैं इसको क्या करूँ, स्वतंत्रता पूर्वक ऐसे लटका दूँ तो इसका उत्तरी तथा दक्षिण ध्रुव हमेशा, इसका जो चुंबक होता है इसका ध्रुव होता है हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशा में ठहरता है, न कि ऐसे दिशाओं में ठहरता है। ठीक है, तो चुंबक का ध्रुव हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में ठहरता है, जो सिद्ध करता है कि पृथ्वी क्या है, चुंबक है। ठीक है, तो पृथ्वी को चुंबक सिद्ध करने वाले प्रथम कारक यही है कि स्वतंत्रता पूर्वक से लटका हुआ चुंबक का ध्रुव सदैव उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में ही ठहरता है। ठीक है, हो जाएगा। चलिए सेकेंड पढ़ते हैं कि सेकेंड कौन से कारक है। तो सेकेंड कारण में यही है कि किसी भी चुंबक की दोनों तरफ उदासीन बिंदु क्या होते हैं, हमें प्राप्त होते हैं। ऐसा नहीं है कि ये चुंबक है तो इसका चुंबकीय गुण अनंत तक होता है, इसका एक सीमित डिस्टेंस तक इसका चुंबकीय क्षेत्र होता है। तो किसी भी चुंबक की दोनों ओर उदासीन बिंदु हम प्राप्त करते हैं, जो ये भी सिद्ध करते हैं कि पृथ्वी क्या है, एक चुंबक है। ठीक है, आपका अगला कारण यह है कि पृथ्वी के अंदर गड़ा हुआ लोहा का टुकड़ा कुछ समय बाद चुंबक के रूप में परिवर्तित हो जाता है, जो ये सिद्ध करता है कि पृथ्वी क्या है, चुंबक है। तो इस प्रकार से हमने ये जाना कि पृथ्वी एक चुंबक है। क्यों? तो क्योंकि स्वतंत्रता पूर्वक से लटकाया गया चुंबक का ध्रुव हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में ही ठहरता है। दूसरी कि चुंबक के दोनों ओर हमें उदासीन बिंदु प्राप्त होते हैं। तीसरी तो पृथ्वी के अंदर गड़ा गया लोहा का टुकड़ा क्या हो जाता है, आपको
कुछ समय बाद चुंबक के रूप में परावर्तित हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं, आपको इसको शॉर्ट स्क्रीन आप ले सकते हैं, इसको हम मिटा देते हैं थोड़ा सा। चलिए अब पढ़ते हैं भू चुंबक तत्व के महत्वपूर्ण कारक। आइए देखते हैं कि भू चुंबक तत्व में कुछ भू चुंबकत्व के मुख्य शब्द। इन शब्दों का मतलब समझते हैं कि आखिर होता क्या है। पहला शब्द है भौगोलिक अक्ष। तो सबसे पहले समझते हैं कि आखिर भौगोलिक अक्ष क्या है। इस पर हम विचार करते हैं कि हमारी भौगोलिक अक्ष क्या होता है। ठीक है, तो देखिएगा भौगोलिक अक्ष क्या है। सबसे पहले ये भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण, भौगोलिक दक्षिण तथा भौगोलिक उत्तर को मिलाने वाली रेखा को हम भौगोलिक अक्ष कहते हैं। डाउट नहीं है, समझ गए कि भौगोलिक अक्ष किसको कहते हैं। तो भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष कहते हैं। क्लियर हुआ कि भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं, भौगोलिक अक्ष कहते हैं। आइए इसमें दूसरे शब्द में पढ़ते हैं हम लोग चुंबकीय अक्ष। चुंबकीय अक्ष क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। तो देखिए चुंबकीय अक्ष क्या होता है। तो चुंबकीय दक्षिण तथा चुंबकीय उत्तर, ठीक है, चुंबकीय दक्षिण तथा चुंबकीय उत्तर को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, तो चुंबकीय अक्ष कहते हैं। क्लियर बातें समझ में आ गई कि चुंबकीय अक्ष क्या है। तो चुंबकीय दक्षिण तथा चुंबकीय उत्तर को मिलाने वाली रेखा को हम चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है, आइए अब आगे समझते हैं कि आपको भौगोलिक निरक्ष क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं कि भौगोलिक निरक्ष क्या होता है। तो देखिएगा चुंबकीय अक्ष के लंबवत, ये आपका चुंबकीय अक्ष हो गया, या इसको चुंबकीय अक्ष कहते हैं, इसको हम भौगोलिक अक्ष कहते हैं। तो भौगोलिक निरक्ष पढ़ रहा है। तो भौगोलिक अक्ष भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाली इस बड़ी वृत्त को हम क्या कहते हैं, भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। ठीक है, भौगोलिक निरक्ष किसको कहेंगे, तो भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाली बड़ी वृत्त को हम भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। ठीक है, आइए पढ़ते हैं चुंबकीय निरक्ष। चुंबकीय निरक्ष क्या है इसको हम लोग जानते हैं कि चुंबकीय निरक्ष क्या है। जिस प्रकार से हमने ये जाना कि भौगोलिक निरक्ष क्या होता है कि भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाली बड़ी वृत्त को भौगोलिक निरक्ष कहते हैं, उसी प्रकार से चुंबकीय अक्ष के परितः लंबवत गुजरने वाली बड़ी वृत्त को क्या कहते हैं, चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। ठीक है, आइए अब समझते हैं हम लोग कि क्या होता है। एक होता है आपको अगला भौगोलिक यामयोत्तर। भौगोलिक यामयोत्तर क्या है, तो भौगोलिक अक्ष के ऊर्ध्वाधर, गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या कहते हैं, भौगोलिक ऊर्ध्वाधर कहते हैं। भौगोलिक अक्ष के ऊर्ध्वाधर गुजरने वाले ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या कहते हैं, भौगोलिक यामोत्तर कहते हैं। अब एक और होता है आपका लास्ट पोजीशन चुंबकीय यामयोत्तर। चुंबकीय यामयोत्तर क्या है ये समझते हैं हम लोग। तो
चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तलों को हम चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। हमें उम्मीद है आप लोगों को ये पूरा टॉपिक समझ में आया होगा। चलिए एक छोटे से टाइम में एक्सप्लेन कर देते हैं फिर से हम कि हमने पढ़ा भूचुंबक तत्व क्या है। तो पृथ्वी द्वारा उत्पन्न गुणों का अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, भूचुंबक तत्व कहलाता है। और पृथ्वी को सिद्ध करने वाले कारक कौन से हैं कि पृथ्वी एक चुंबक है। तो पहला हमने बताया कि स्वतंत्रता पूर्वक से लटका हुआ चुंबक हमेशा उत्तर तथा दक्षिण दिशाओं में ही ठहरता है। दूसरा हमने पढ़ा कि किसी भी चुंबक के दोनों उदासीन बिंदु हम प्राप्त कर सकते हैं। तीसरी कि पृथ्वी के अंदर गाड़ा गया लोहे का टुकड़ा कुछ समय बाद चुंबक के रूप में क्या हो जाता है, परावर्तित हो जाता है। और हमने देखा भौगोलिक अक्ष के मुख्य शब्द। भौगोलिक अक्ष क्या है, तो भौगोलिक उत्तर तथा भौगोलिक दक्षिण को मिलाने वाली रेखा को क्या कह सकते हैं हम, भौगोलिक अक्ष कहते हैं। चुंबकीय अक्ष क्या है, तो चुंबकीय दक्षिण तथा चुंबकीय उत्तर को मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं हम, चुंबकीय अक्ष कहते हैं। ठीक है। अब भौगोलिक अक्ष क्या है, तो देखिएगा आप लोग, भौगोलिक अक्ष क्या है, तो चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाली बड़ी वृत्त को हम भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। मतलब भौगोलिक निरक्ष क्या है, तो भौगोलिक अक्ष के लंबवत गुजरने वाली बड़ी वृत्त को हम क्या कहते हैं, भौगोलिक निरक्ष कहते हैं। ठीक है। चुंबकीय निरक्ष क्या है, तो चुंबकीय अक्ष के लंबवत गुजरने वाले बड़ी वृत्त को हम चुंबकीय निरक्ष कहते हैं। ठीक है। और भौगोलिक याम्योत्तर क्या है, तो भौगोलिक अक्ष के ऊर्ध्वाधर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या कहते हैं, भौगोलिक याम्योत्तर कहते हैं। चुंबकीय में और चुंबकीय याम्योत्तर क्या है, तो चुंबकीय अक्ष के ऊर्ध्वाधर गुजरने वाली ऊर्ध्वाधर तल को हम क्या कहते हैं, चुंबकीय याम्योत्तर कहते हैं। चलिए आपको उम्मीद करते हैं ये समझ में आया होगा। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं हम।